रिश्ते और जुर्म की कहानी एक बार फिर सामने आ गई। जिन रिश्तों पर अविश्वास करना कल्पना से भी परे है, इस तरह के जब जुल्म होते हैं और क्राइम होता है तो परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये कहानी सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। जब ये कहानी आप सुनेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ माँ की ममता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए। और अभी तक आपने प्यार में तो जुर्म होते हुए सुने और देखे होंगे, लेकिन नफरत में जुर्म हो जाए ये आपने पहली बार शायद सुना होगा। और जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें नफरत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जुर्म होते चले जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आयुष आज आपको ये सच्ची घटना गोवा की बताने जा रहा हूँ। एक लेडी जो 39 साल पहले कोलकाता में जन्म लेती है, जिसका नाम सूचना सेठ है, बहुत पढ़े लिखे परिवार से है और पढ़ने में खुद भी बहुत होशियार। फिजिक्स में ग्रेजुएशन करती है कलकत्ता के एक नामचीन यूनिवर्सिटी से। फिर संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन करती है, कई भाषाओं कई लैंग्वेज को जानती है। इसके बाद डेटा साइंस की पढ़ाई करती है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करती है यानी एआई। दुनिया भर की कई नामचीन यूनिवर्सिटी से जुड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट बनती है, जो एआई के बारे में अच्छाई और बुराई के संबंध में लेक्चर भी देती है। फिर अपनी एक स्टार्टअप कंपनी शुरू करती है, माइंडफुल एआई लाइफ, माइंडफुल एआई लैब। इसकी फाउंडर बनती है। सीईओ यानी चीफ ऑपरेटिंग अफसर 39 साल की सूचना, जो कलकत्ता की रहने वाली सूचना सेठ। बात 6 जनवरी की है, अभी मात्र 4 दिन पुरानी। ये बेंगलुरु में रहती है, बेंगलुरु में ही इसकी कंपनी है। 6 जनवरी को 4 साल के अपने बेटे के साथ ये बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचती है। वहां से ये गोवा के लिए एक फ्लाइट पकड़ती है, गोवा पहुंचती है। गोवा एयरपोर्ट से ही कैब लेती है। गोवा में इसने एक होटल की पहले से ही बुकिंग करा रखी। ये होटल गोवा के कोंडालिम इलाके में सोल बनियान ग्रैंड होटल बना हुआ है, वहीं इसकी बुकिंग थी, वहीं पर इसने एक रूम बुक करा रखा था। 4 साल के अपने बेटे के साथ उस होटल में चेक इन करती है। इसके बाद 6, 7, 8 यानी 3 दिन गोवा में अपने बेटे के साथ इधर उधर घूमने जाती है। इसकी वापसी 9 जनवरी को शायद, लेकिन अचानक 8 जनवरी की रात को, लगभग रात को 10 बजे ये होटल के रिसेप्शन पर फोन करती है और कहती है कि मुझे एक कैब चाहिए बेंगलुरु तक के लिए। जो होटल का ट्रेवल डेस्क है वो बताता है, तो कहता है कि मैम जाएगा कौन? तो महिला कहती है कि मुझे जाना है बेंगलुरु। जवाब में वो कहता है कि बेंगलुरु कैब से जाने में आपको 8 से 10 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 550 किलोमीटर से दूरी ज्यादा है। आपके लिए अभी फ्लाइट की सुविधा है जहां आप 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगी। कैब आपको महंगा पड़ेगा, जबकि फ्लाइट आपके लिए सस्ती होगी। तो महिला जवाब देती है, नहीं, मुझे कैब से ही जाना है, आप पैसे की चिंता मत करो, आप मेरे लिए कैब बुक कर दो। ट्रेवल डेस्क वाले को भला क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? कस्टमर जैसा कह रहा है वो उसके लिए राजी है। उसने एक लोकल ट्रेवल एजेंसी के थ्रू एक कैब बुक कर दी। रात करीब 1 बजे महिला सूचना सेठ काउंटर पर पहुंचती है, चेकआउट करती है, जो भी होटल का बिल बना था उसका पेमेंट करती है। हाथ में एक बड़ा सा बैग था, उसके बैग लेकर बाहर निकलती है। सामने टैक्सी खड़ी हुई थी, जो टैक्सी थी वो इनोवा कार थी, उसमें वो बैग रखती है। महिला को पहुंचाने बैठाने में होटल स्टाफ भी मदद करता है और होटल स्टाफ को टिप भी देती है। अब टैक्सी बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाती है रात 1 बजे। अब बैग के साथ 550 किलोमीटर का ज्यादा सफर कर रही है एक माँ, जिसने बैग में अपने बेटे का कत्ल कर उसकी लाश को उस बैग के अंदर ही ठूंस कर भर लिया था। लाश को ठिकाने लगाने के और जाने न कितने मामले रहे हैं ऐसे। अब इस टैक्सी को बेंगलुरु तक लगभग 12 बजे पहुंचना था, दोपहर को, 9 जनवरी को, यानी कल रात का वक्त था। चेकआउट करने के बाद उसके सफर की शुरुआत हो जाती है। इधर रात में होटल का स्टाफ सो रहा था। सुबह हुई, होटल में सुबह जो गेस्ट ठहरते हैं वो टहलने निकल जाते हैं, कहीं घूमने निकल जाते हैं और होटल स्टाफ कमरों की साफ सफाई में लग जाता है। होटल के कुछ स्टाफ सूचना सेठ जिस कमरे में ठहरी हुई थी
उस कमरे में दाखिल होते हैं, कमरों में की सफाई करना शुरू करते हैं। वैसे ही उसके सूचना सेट के कमरे में जो स्टाफ पहुंचता है, चूंकि वो चेकआउट कर चुकी थी, उस कमरे की सफाई करता है। सफाई करते करते उस कर्मचारी को उस कमरे की फर्श पर खून की कुछ बूंदें जमी हुई दिखाई पड़। उसे लगता है ये क्या है, क्योंकि होटल स्टाफ बहुत ट्रेंड होता है, जो छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है। वो इस बात की खबर तुरंत अपने मैनेजर को देता है। मैनेजर आकर के देखता है और उसे कुछ संदेह होता है। मैनेजर तुरंत कलिंगुट पुलिस स्टेशन को तुरंत फोन करता है और पुलिस को बताता है कि हमारे होटल के इस रूम नंबर में कुछ ब्लड स्टेन मिले हैं। फौरन कलिंगर पुलिस स्टेशन की टीम होटल पहुंचती है, कमरे की तलाशी लेती है, देखती है कि वाकई में ब्लड है और पूछती इस कमरे में कौन रुका था। तब उसको पता चलता है कि सूचना सेठ नाम की एक लेडी जो बेंगलुरु से आई थी, वो यहाँ 3 दिन रुकी थी और उसने रात को 1 बजे चेकआउट किया है। पुलिस तो पहले यही सोच करके हैरान रह गई कि रात को 1 बजे कौन चेकआउट करता है। दूसरी बार वो तब हैरान पुलिस होती है कि जब होटल का स्टाफ बताता है कि वो बाई रोड यहाँ से बेंगलुरु गई और कैब होटल वालों ने ही बुक कराया है। अब सबसे बड़ी पुलिस के लिए परेशान और हैरान करने वाली थी कि एक लेडी रात को 1 बजे कैब से बेंगलुरु का रास्ता तय कर रही है। पुलिस को कुछ अटपटा लगता है। पुलिस इस दौरान तमाम सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू करती है। उन फुटेज में उसके आने का, उसकी एंट्री, उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जो दिखाया था वो सब देखती है। तभी होटल का एक स्टाफ बताता है कि एक बात और अजीब थी कि वो आई थी अपने बच्चे के साथ, जिसकी उम्र लगभग 4 साल थी, लेकिन जब वो यहाँ से गईं तब वो बच्चा उनके साथ नहीं था। हाथ में उनके सिर्फ एक बैग था। अब पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज को आगे बढ़ा करके रात के समय का फुटेज चेक करते हैं कि 6 जनवरी की एंट्री में तो उसके साथ एक बच्चा है और जाते वक्त उसके पास बच्चा नहीं है। अब दोबारा से पुलिस एंट्री के समय को फिर खंगालती तो देखती कि नहीं, सूचना सेठ के पास 4 साल का बच्चा तो है, लेकिन जाते वक्त उसके पास कोई बच्चा नहीं है। बल्कि इन 2 दिनों में जब वो बाहर गई तो बच्चे के साथ घूमने गई, वापस आई तो बच्चे के साथ वापस आई, लेकिन रात को जाते वक्त उसके साथ बच्चा नहीं है। पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी कि इतनी दूर कार से अकेले गई है। अब पुलिस को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है और कमरे में खून के निशान हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि वो माँ बेटे हैं, एकदम से अविश्वास कैसे किया जा सकता है। खैर, पुलिस ने सोचा कोई बात नहीं। होटल वालों ने जिस कैब को बुक कराया है उस ट्रेवल एजेंसी का नंबर लिया और वहां बात की और उस ड्राइवर का नंबर लिया जो इनोवा कैब को चला रहा था। अब गोवा पुलिस कैब ड्राइवर को फोन करती है। वो ऑन द वे है रास्ते में और पुलिस कहती है कि जो आपकी गाड़ी में मैडम बैठी हुई हैं उनसे आप मेरी बात कराएं। ड्राइवर महिला को फोन देता है। अब फोन सूचना के पास है। पुलिस वाले सूचना से कहते हैं कि मैडम, आप आई थी गोवा अपने 4 साल के बच्चे के साथ, लेकिन आप वापस अकेले जा रही हैं। आपका बच्चा आपके साथ नहीं है। इस वक्त वो कहाँ है? सूचना इस बात को सुन करके बिल्कुल घबराती नहीं है, ना नर्वस होती है और वापस जवाब देती है कि वो गोवा में हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्हीं के पास बच्चा है, उन्हीं के पास मैं बच्चे को छोड़कर जा रही हूँ और वो वापस कुछ दिनों बाद आ जाएगा। अब पुलिस सवाल पूछती है कि वो कौन से रिलेटिव हैं, कहाँ रहते हैं, क्या पता है उनका। सूचना बिना किसी डर भय के साथ एक एड्रेस बताती है कि इस एड्रेस पर मेरा बच्चा है, आप जाकर के पता लगा सकते हैं। पुलिस एड्रेस नोट करती है। पुलिस को एक बार मन में ये लगता है कि शायद उससे कुछ गलती हो रही है, बच्चा वहीं रिलेटिव के पास होगा, मैं खामखा इस लेडी को परेशान कर रहा हूँ। पुलिस फोन काटती है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिसिया सोच घर कर गई होती है। गोवा पुलिस एक पुलिस वाले को वो एड्रेस देती है कि जा करके जानकारी करके आओ कि इस पते पर क्या सूचना सेठ का 4 साल का बच्चा है। वो पुलिस वाला उस लिखे हुए पते पर पहुंचता है जो सूचना ने बताया था, लेकिन जब उस इलाके में पहुंचता है तो जो सूचना ने नंबर वगैरह दिया था वो नहीं मिलता है। जबकि वो पुलिस वाला एक एक घर तलाश लेता है, सारी जगह पूछताछ करता है, लेकिन उस इलाके में वो दिया हुआ नंबर या पता था ही नहीं। बाद में पता लगता है कि ये फेक एड्रेस है, इस पते का तो कोई पता ही नहीं है। अब ये बात वो अपने सीनियर अफसरों को बताता है तो पता लगता है कि सूचना ने उन्हें एक फर्जी नंबर दिया था। अब अधिकारियों को संदेह होना शुरू हो जाता है। अब पुलिस फिर एक बार
कैब ड्राइवर को फोन करती है। कैब अब भी चल रही है। ड्राइवर गाड़ी को बेंगलुरु की तरफ ले जा रहा है। पुलिस वाले दोबारा से ड्राइवर को फोन करते हैं और बड़े धीरे से कहते हैं, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उसको चुपचाप सुनो कि तुम इस वक्त कहाँ पहुंचे हो। तो वो बताता है कि मैं इस वक्त चित्रदुर्ग इलाके में पहुंचा हूँ, कर्नाटक में, वहां से गुजर रहा हूँ। पुलिस इधर से कहती है कि देखो मैडम को पता ना लगे, तुम एक काम करना, वहां उस इलाके में आसपास जो भी पुलिस स्टेशन पास हो या ना दिखाई दे तो किसी भी बहाने से उतरो और पूछ करके मैडम को लेकर के वहां पहुंच जाओ और गाड़ी को पुलिस स्टेशन के अंदर ही जाकर रोकना और उस थाने में जो भी पुलिस वाला मौजूद हो इसी नंबर पर बात करा देना, जिस नंबर से तुमको मैं कॉल कर रहा हूँ। क्योंकि ड्राइवर भी गोवा का लोकल था, उसका पुलिस से रोज वास्ता पड़ता था। वो समझ गया कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। उसने बहाने से एक जगह चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी और वहां लोकल से पूछा कि आसपास कौन सा पुलिस स्टेशन नजदीक में है। तो उसने बताया एक पास में पुलिस स्टेशन है आई मंगला, ये चित्रदुर्ग में ही है। ड्राइवर ने उसका रास्ता पूछा और गाड़ी में बैठा। दोबारा उसने फिर सफर तय करना शुरू किया और इस बार उसने गाड़ी को बड़ी तेजी से उस आई मंगला पुलिस स्टेशन के अंदर घुसा दिया। सूचना सेठ पीछे जो बैठी हुई थी उनको कुछ समझ में आता, तब तक वो तुरंत उतरा और सामने पुलिस वाले से कहता है कि आप इस नंबर पर मैं बात करा रहा हूं, बात कर लीजिए। जब तक सूचना इस बात को समझती कि ये पुलिस स्टेशन के अंदर ला करके इसने गाड़ी क्यों रोकी है, तब तक ड्राइवर पुलिस से फोन मिलाकर बात करा रहा होता है। गोवा पुलिस अब कर्नाटक पुलिस से बात करते हैं, उन्हें अपनी सारी बात बताते हैं कि ये लेडी इस कैब के अंदर जो बैठी है, आप इसके सामान की तलाशी लेकर के इत्मीनान कर लें कि जो शक हमको हो रहा है क्या वो सही है, और इसका इस तरह से जाना बहुत से शक और सवाल पैदा करता है। आप इस लेडी और इसके बैग की तलाशी ले लें। गोवा पुलिस की इस रिक्वेस्ट पर जो वहां के पुलिसकर्मी होते हैं, आई मंगला पुलिस स्टेशन के अधिकारी बाहर आ जाते हैं, गाड़ी को घेर लेते हैं, गाड़ी के पास जाते हैं और तलाशी लेना शुरू करते हैं और सूचना को बाहर उतार कर खड़ा कर देते हैं। लेडीज कांस्टेबल सूचना की तलाशी लेती हैं और तलाशी के वक्त जो सूचना साथ में बैग लाई थी जो डिग्गी में रखा हुआ था उसको भी नीचे उतारा जाता है। अब पुलिस अधिकारी इस बैग को खोलने के लिए कहते हैं। जो सूचना सेठ है वो ये सुनकर घबरा जाती है, लेकिन बैग खुलता है। बैग के ऊपर कुछ कपड़े रखे हुए थे। जब उन कपड़ों को हटाया गया तो पुलिस वालों के कदम भी पीछे हट गए। उस बैग के अंदर कपड़ों के नीचे हाथ पैर मोड़कर एक छोटे से बच्चे की लाश पैक थी। पुलिस वाले देखकर उस लाश को बाहर निकालते हैं, देखते हैं कि बच्चा जिंदा है कि मुर्दा है। बच्चा मर चुका था और गोवा पुलिस को वो तुरंत इत्तला देते हैं। गोवा पुलिस फिर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि ये हमारे थाने का मामला है, आप इस बच्चे की डेड बॉडी को जो वहाँ का सरकारी अस्पताल हो वहाँ के मॉर्चरी भेज दीजिए और 100 का पोस्टमार्टम करवा दीजिए और इस लेडी सूचना सेठ को आप अपनी कस्टडी में रखिए। हमारी टीम पहुंच रही है, हम उसे लेकर आएंगे। आई मंगला पुलिस स्टेशन की टीम बच्चे की लाश को वहां के सरकारी हॉस्पिटल भेजती है और 100 का पोस्टमार्टम कराती है और सूचना सेठ आई मंगला पुलिस स्टेशन के कब्जे में। इस खबर के मिलते ही इधर गोवा पुलिस एक टीम आई मंगला पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुकी और ये पुलिस स्टेशन बेंगलुरु से 200 किलोमीटर पहले ही था। शायद अगर ये 200 किलोमीटर दूरी पार हो जाती और सूचना बेंगलुरु पहुंच जाती तो पुलिस के लिए कुछ भी कर पाना असंभव हो जाता, क्योंकि तब तक हो सकता है कि वो बच्चे की लाश को ठिकाने लगा चुकी होती। कुछ घंटों के बाद आई मंगला पुलिस स्टेशन गोवा पुलिस पहुंची। वहां सूचना सेठ मौजूद थी। गोवा पुलिस उन्हें अपने कब्जे में लेती है, लोकल कोर्ट जाती है, वहां से ट्रांजिट रिमांड लेती है। ट्रांजिट रिमांड का मतलब होता है कि आप किसी दूसरी जगह ज्यूरिडिक्शन में होते हैं और उस इलाके से अपने इलाके आ रहे हैं, जिसको आप ला रहे हैं उसका ट्रांजिट रिमांड लेना पड़ता है और उसे ले जाने के लिए कोर्ट की इजाजत चाहिए होती है। सूचना से पूछताछ होती है। आधी कहानी वो पुलिस को रास्ते में बता चुकी थी और आधी कहानी वो गोवा पहुंचने के बाद बताती है। इधर इस दौरान गोवा पुलिस के मन में बहुत सारे सवाल थे। सवाल ये
कि एक माँ अपने 4 साल के बेटे को कैसे मार सकती है, कि आखिर उस 4 साल के बच्चे की कातिल माँ है या कोई और है। बीते 6 और 7 जनवरी को सूचना अपने बच्चे को वहां सब जगह घुमाती है, प्रसन्न रहती है, लेकिन 8 जनवरी को शायद ऐसा कुछ होता है जिससे वो अपने बच्चे को मार देती है। और अगर सूचना ने अपने बेटे को मारा है तो उस बेटे को मारने की वजह क्या? ये सारे सवाल थे। अब सूचना सेठ सामने थी, सारे सवाल पूछे जाते हैं। उसने सवालों को सुन सूचना सेठ ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। गोवा पुलिस को सारे सवालों के जवाब मिल गए। पूरी कहानी कुछ यूं थी। कोलकाता की रहने वाली सूचना सेठ, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, कि बेहद पढ़ी लिखी थी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक एक्सपर्ट्स थी और ये इंडिया के अंदर टॉप 100 की सूची में शामिल थी। इसने अपनी स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी जिसकी ये सीईओ थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। चूंकि साइबर सिटी के तौर पर बेंगलुरु अपनी एक पहचान रखता है और ये अपने करियर की ग्रोथ के लिए बेंगलुरु पहुंची। उसी बेंगलुरु में इसकी मुलाकात एक नौजवान से होती है जिसका नाम वेंकट रमन होता है। वेंकट रमन केरल का रहने वाला है और वो भी एक अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से है। दोनों में प्यार हो जाता है। वो बंगाल की रहने वाली, वो केरल का रहने वाला। मुलाकात बेंगलुरु में होती है। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। 2010 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। लगभग 8-9 साल बीतने के बाद 2019 में वेंकट रमन और सूचना को एक बेटा पैदा होता है। 2019 में बेटा पैदा होने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। बेटा लगभग साल भर का हो चुका था। तभी 2020 आया और कोरोना भारत के अंदर प्रवेश किया। कोरोना के साथ साथ इन मियाँ बीवी के रिश्तों में कड़वाहट भी आ गई और ये कड़वाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये दोनों अलग अलग रहने लगे। अब ये रहते तो अलग थे लेकिन बेटा सूचना के पास था। वेंकट रमन को अपने बेटे से बेइंतहा प्यार था। वो कई बार जाता सूचना के घर अपने बेटे से मिलने के लिए। सूचना उससे बेटे से मिलने नहीं देती। इस दौरान दोनों ने तय किया कि अब तलाक लेंगे और कोर्ट पहुंचेंगे और कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट में तलाक का मुकदमा चलता रहा और इधर तमाम कोशिशों के बावजूद सूचना पिता वेंकट रमन को अपने बेटे से मिलने नहीं देती। तो मुकदमा चलते करीब 2-3 साल बीत गए। 2023 का एंड हो चुका था जो अभी कुछ दिन पहले बीता है। बेंगलुरु के सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कानूनी तौर पर दोनों को तलाक दे दिया। लेकिन इस फैसले के साथ सेशन कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया। उसने कहा कि महीने में 4 बार यानी संडे वेंकट रमन अपने बेटे से मिल सकता है और सूचना सेठ इस बाप बेटे की मुलाकात के बीच रोड़ा नहीं बनेगी और बच्चे से बाप को मिलने देगी। लेकिन बेटे की कस्टडी सूचना के पास ही रहेगी। वेंकट रमन भी बेटे की कस्टडी चाहता था और सूचना भी। अमूमन देखा गया है कि माँ को कि बेटे को रखने के लिए प्राथमिकता दी जाती है कि बेटा माँ के पास ही रहेगा। अब कोर्ट का आदेश, हर संडे बाप बेटे की मुलाकात, और यह बात सूचना को पसंद नहीं आई। कोर्ट का यह फैसला सूचना को कहीं से भी अच्छा नहीं लगा। बीते 3 सालों के दौरान सूचना को अपने पति से इस कदर नफरत हो गई थी कि उसके पति को खुशी का एक पल भी मिले और उसे ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि वेंकट रमन जितनी देर तक अपने बेटे के साथ रहता है और उसे जिस तरह से प्यार करता है, उन लम्हों में वो सबसे ज्यादा खुश होता है और उन लम्हों की वो खुशी सूचना को बर्दाश्त नहीं होती थी। वो नफरत में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि बाप बेटे का मिलन उसको फूटी आंखों नहीं सुहाता था। उसे अपने पति की ये खुशियां उसे बर्दाश्त नहीं थी। वो परेशान रहने लगी लेकिन कोर्ट के फैसले के खिलाफ कुछ कर नहीं सकती। अब उसे लगा कि वेंकट रमन हर संडे अपने बेटे से मिलेगा और वो खुश होगा जबकि वो दुखी होगी। तो उसने बहुत कुछ सोचा कि क्या किया जाए कि जो ये बाप बेटे का मिलन खत्म हो जाए। इसी दौरान 7 जनवरी को संडे आने वाला होता है और इस संडे बाप बेटे की मुलाकात होनी थी। लेकिन इत्तेफाक से काम के सिलसिले में वेंकट को फॉरेन जाना पड़ा। वो विदेश चला गया। उसके विदेश जाने की खबर सूचना के पास भी थी। जब सूचना को ये सूचना मिली कि उसका पति पूर्व विदेश गया हुआ है तो उसने एक प्लान बनाया। 6 जनवरी को वो अपने बेटे को बेंगलुरु से वो गोवा लेकर आई। गोवा में उसने पहले से एक होटल बुक करा रखा था।
6, 7, 8 वो उसके साथ घूमती रही। इस दौरान कई ऐसे लम्हे आए कि उसके बेटे की उम्र सिर्फ 4 साल, जबकि 4 साल की उम्र बड़ी मासूम होती है और इस मासूमियत में किसी बच्चे को ये पता नहीं चलता कि माँ बाप के बीच झगड़े को क्या कहते हैं, तलाक क्या चीज होती है, दोनों अलग कैसे रहते हैं। बच्चे का सिर्फ यह होता है कि उसे माता पिता दोनों चाहिए होते हैं। तो कई बार मम्मी के साथ वो बच्चा पापा को भी पुकारता और जितनी बार वो पापा पापा पुकारता, सूचना ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो अपने पति से इस कदर नफरत कर रही थी और इस नफरत में वो इस कदर अंधी हो चुकी थी कि वो कुछ भी कर सकती। तो उसे लगा कि अपने पति की खुशियों को कैसे छीने। फिर उसे आइडिया आया, लेकिन जो आइडिया आया उसमें कि पति की नफरत और पति की खुशियों को छीनने के लिए उसे अपनी ममता को ही कुर्बान करना पड़ेगा। ये कहानी बेचैन करने से ज्यादा परेशान करने वाली है और अपने पति को खुश ना देखे इसके लिए जरूरी था कि उसका बेटा ही ना रहे। अब ऐसे में सूचना की नफरत बढ़ती गई और उसने अपने बेटे का गला घोंटने से भी परहेज नहीं किया। 8 जनवरी की रात 8 से 10 के बीच उसी होटल में उसने अपने बच्चे को यानी अपनी ममता का गला घोंटा, बेटे को मारा, उसे बैग में पैक किया, ऊपर कपड़े रखे। अब उसे पता था कि अब गोवा उसके लिए अनजान है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब गोवा में कहाँ वो लाश को ठिकाने लगाए, पकड़ी जाएगी। गोवा से चूंकि वो अनजान भी थी, उसे इस बात का भी एहसास था कि अगर वो एयरपोर्ट जा करके फ्लाइट से बेंगलुरु जाएगी तो एयरपोर्ट पर तलाशी होती है, बैग की स्कैनिंग होती है और ये राज खुल जाएगा। तब उसे लगा कि एक ही तरीका है, बेशक दूर है, थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन यहाँ से कैब से निकलते हैं। गोवा में उसका और कोई जानने वाला था नहीं। तब उसने रात को कैब के लिए फोन किया। होटल वालों को भी थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन महिला जिद पर थी। होटल वालों ने कैब बुक कर दी और उसी कैब में जिस बैग में उसने बेटे की लाश पैक कर रखी थी उसको रख कर वो बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। तो उसने 550 लगभग किलोमीटर का सफर उस लाश के साथ ही तय करना उचित समझा। इस पूरे मामले में तारीफ का हकदार वो कैब ड्राइवर भी है, जिसने गोवा पुलिस की सारी बातों को ध्यान से सुना और उसने पुलिस के हिसाब से ही सारा काम किया और गाड़ी को पुलिस स्टेशन तक ले गया। इन सारे लोगों ने मिलकर अपना अपना काम किया और अपना फर्ज निभाया। तो इस तरीके से जो सूचना सेठ है वो पकड़ी गई, उसे वापस लाया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूर्व हस्बैंड उसका विदेश में है, उसे खबर दे दी गई है, वो इंडिया के लिए निकल चुका है। उधर पोस्टमार्टम के लिए बाकी रिश्तेदारों को भी सूचना दे दी गई है। केस लगभग सुलझ गया है। लेकिन इस कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है, अब तक ये सुना था कि मोहब्बत की इंतहा कुछ ऐसी होती है कि जिसमें आदमी अंधा होता है और उसमें जाने क्या क्या जुर्म कर बैठता है। और नफरत की इंतहा इतनी कि एक पत्नी अपने पति को उससे उसकी सारी खुशियां छीनने के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटती है। उसकी इस हरकत से ममता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है और नफरत की ये इंतहा परेशान करने वाली है। तो ये थी वो अफसोसनाक कहानी।